नमस्कार साथियों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा पहले 2 कक्षाएं भारत के राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु पर चर्चा कर दी गई थी। परीक्षा की उपयोगी से क्या क्या महत्वपूर्ण है, सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। 2 कक्षाएं। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हम भारत के संविधान के मूलभूत बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे अपनी विषय वस्तु को जारी रखेंगे। सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं। उद्देशिका क्या होती है? किसी भी पुस्तक का मूल दर्शन होती है। हमारे संविधान का मूल दर्शन है उद्देशिका। हम इसे आसानी से हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान जिन्होंने बनाया, उनके क्या विचार हैं, किस उद्देश्य से बनाई गई, क्या प्राप्ति कराना चाहते थे, किस लिए, क्या बनाना चाहते थे देश को, इसके माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। उनकी आत्मा या उनका लक्ष्य क्या था हमारे देश के प्रति, किस लिए उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, इस उद्देशिका के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। उद्देशिका आत्मा होती है, दर्शन होती है। किसी पुस्तक के बारे में नहीं, हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं अपने विषय वस्तु से भटक रहा था। तो उद्देशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम पहले इसके स्रोत के बारे में और इसको कब अपनाया गया, क्या तिथियां थी, इसके बारे में। इसका स्रोत क्या है, कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया। और इसकी परिभाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसकी परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और जो इसको अपनाया गया ये उद्देशिका, ये अमेरिका के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब इसको अपनाने की तिथि क्या है, या ये उद्देश्य कब लाई गई, इसका प्रस्ताव क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रखा गया। इस पर विचार विमर्श, चर्चा और संशोधन करने के बाद संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। कब अपना लिया? 22 जनवरी 1947 को अपना लिया संशोधन के द्वारा। चलिए, अब ये फैक्चुअल डेटा था जो मैंने आपको बताया ही होना चाहिए। स्रोत के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। स्रोत हैं कि हमने जो हमारा संविधान बन रहा था, तब हमारे देश के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़कर हमारे देश का संविधान तैयार किया है। इसे किसी ने कहा है उधार का थैला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने वकीलों का स्वर्ग, बहुत सी अवधारणाएं हैं, बहुत सी विचारधाराएं हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने जो अपनाया है अपने देश की, जो ये स्रोत है, हमने अपने देश की आवश्यकता यानी देश के अनुरूप ढालकर इसको अपनाया है। जो हमने 60 देशों से, जो हमें अच्छा लगा, हमने वो लिया। अपने देश के जो समस्याएं उस समय व्याप्त थी, क्या थी, कैसे है, विचार विमर्श करने के बाद ये हमने संविधान को अपने बनाया है। उधार का थैला नहीं है। चलिए, अब हम अपने स्रोतों के बारे में चर्चा हुई। ये फैक्चुअल डेटा है। अभी आगे एक और क्लास लूँगा मैं, ऐतिहासिक, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक क्रम, इस पर चर्चा करेंगे। उस पर पूरे स्रोत हैं, क्या क्या, संविधान सभा के बारे में, पूरी बनने का क्रम, ईस्ट इंडिया कंपनी से और भारत शासन, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक पूरी चर्चा करेंगे इसके माध्यम से। चलिए, अब हम उद्देशिका पर आते हैं सीधे। उद्देशिका मैंने बताया, ये किसी भी पुस्तक का, भारत के संविधान का हमारे दर्शन है, उसकी आत्मा है। ठीक है। चलिए, अब हम एक एक टर्म्स को समझते चलेंगे। सबसे पहले मैं एक बार रीड करता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका सब। चलिए, हम भारत के लोग,
यानी हम भारत के लोग से तात्पर्य है स्रोत, कि इस संविधान की उद्देश्य का, इस संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, स्रोत समझ के। भारत को एक अब हमें बनाना है, क्या करना है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्राप्त कराने के लिए, क्या प्राप्त करानी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये तथा उन सब में, जब हम इन्हें प्राप्त करा देंगे, क्या करेंगे? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी उद्देशिका, जो हमने इसे एक बार में रीडिंग किया और इसके कुछ मूलभूत तत्वों को समझा। चलिए अब देखते हैं उद्देशिका या प्रियम्बल जो है क्या उद्देश्य है, यह क्या प्राप्त कराना है, किसके लिए है। चलिए देखिए, इसको उपयुक्त सभी भारतीय संविधान की ये तत्व हैं, ये जो है व्याख्या हैं, जो मूल तत्व हैं। जैसे भारत संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ये स्रोत है, जो भारत का संविधान है का स्रोत क्या है? इसे शक्ति किससे प्राप्त होती है? शक्ति किससे प्राप्त होती है? भारत के लोगों से, अर्थात भारत की जनता इसलिए क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो उसको भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने बनाया था। हमने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस संविधान सभा को चुना था। तो इसलिए भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। चलिए अब भारत राज्य की प्रकृति कैसी होगी, अब इस पर बात करते हैं कि राज्य की प्रकृति क्या होगी। माफ कीजिएगा, हम राज्य की प्रकृति की बात करते हैं। भारत एक संप्रभु यानी किसी भी देश का हमारे बाह्य या आंतरिक मामलों पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं। संप्रभु का अर्थ समाजवादी यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय समाजवाद को, यानी समाजवाद को मैं और डिफाइन करूं तो इसको कहेंगे हम देश के नागरिकों में समान भावना, यानी किसी भी वर्ग के खिलाफ, कोई निचली जाति है, सभी को समान, एक ही रेखा, सभी को एक ही मानना। ठीक, समाजवादी का अर्थ ये होता है सबका सबके लिए। ठीक है, समाजवादी। आर्थिक हो, सामाजिक हो। अगर हम देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक समझते हैं, सामाजिक यानी देश के नागरिकों को सब में समान भावना का अगर हम उदय हो जाता है, यानी भावना सब समान हो जाते हैं। आर्थिक, अगर उसे आर्थिक तौर पर हम सशक्त कर देते हैं, ठीक, तो वह राजनीतिक तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा,
राजनीतिक न्याय उसको स्वयं ही मिल जाएगा, प्राप्त कर लेगा, अगर हम उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त, यानी समाज की सोच देखते हो आप कैसा, बहुत से समस्या होते हैं सामाजिक तौर पर, जातिवाद है सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को पर व्यापक शब्द है धर्मनिरपेक्ष से, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हम बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। भारत अनेक विविधताओं वाला देश है, बहुत से धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इन धर्मों के बावजूद भी, ये धर्म होने के बावजूद भी, ये कई पंथों में, ये धर्म जो हैं कई पंथों में विभक्त हैं। सभी जानते हैं हिंदू हैं, हिंदुओं में कितनी सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं, ऐसे ही तो ये पंथों में, इसलिए हमने पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये हुई राज्य की। और व्यक्ति के बारे में ये सब सकारात्मक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देखिए सकारात्मक है। और व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये भी सकारात्मक है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी अपने को बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता, हम कुछ भी स्वतंत्र बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। अभिव्यक्ति होती है अपने अंदर के या अपने विचारों को अभिव्यक्त करना बोलने के माध्यम से। कोई कपड़े पहन के, कोई हिंदू है तो टीका लगाकर करता है, मुस्लिम है तो टोपी पहनता है, सिख है तो पगड़ी पहनकर, इस तरीके से हम अभिव्यक्ति करते हैं। लोकतंत्रात्मक समझते हैं सभी। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के प्रतिनिधि हम पर शासन करेंगे। गणतंत्र राज व्यवस्था क्या होती है? गणतांत्रिक राज व्यवस्था बोलेंगे, जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाए, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए, ये होती है गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश। भारत गणतंत्र है, ब्रिटेन राजतंत्र है। जैसे वहाँ हमारे ब्रिटेन और भारत के बारे में बात की जाती है तो यही है राज व्यवस्था, राजतंत्र सॉरी। और राजतंत्र है कि वहाँ पर महारानी है, राजतंत्र है वंशानुगत है, वहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है, और यहाँ का राष्ट्र प्रमुख है गणतंत्र है, जो जनता द्वारा चुना जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? न्याय, मैंने बताया 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस बारे में मैंने चर्चा की थी। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की, सबसे पहले विचार आने चाहिए, फिर अभिव्यक्ति, फिर उनको प्रदर्शित करना है, विचार अभिव्यक्ति, फिर विश्वास होना चाहिए। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। वह बंधुत्व यानी जब हम न्याय, स्वतंत्रता और समता, समता का अर्थ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए बंधुता, जब हम इन तीनों को उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे तो बंधुता यानी सब भाईचारे, बंधुता होता है भाईचारे से, ठीक। संविधान के ये मूल उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेख, ये हमारी उद्देशिका का, ये प्रस्तावना का तत्व है और कुछ नहीं है। इसी से देश में अगर कोई निर्णय लिया जाता है, अगर उद्देशिका के उस पर कोई प्रश्न उठता है जैसे भी है, तो संविधान सभा ने जो आत्मा, जो इसको बताया है, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, चलिए अब एक बार फिर अपने टॉपिक से ना भटकते हुए मैं एक बार और इसको पढ़ते हैं, ये याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, नीचे लिखा हुआ है देख लेना, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके बनाना है ये
उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की थी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। जब हम उन्हें प्राप्त करा देंगे फिर उन्हें क्या, उनके अंदर क्या भावना आएगी, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंड, राष्ट्र की एकता को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समझना है, रटना नहीं है चीज़ों को। सबसे मेन बात समझना है, रटना नहीं है। जैसे इसको बांट के पढ़िए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। क्या बनाना है, स्रोत क्या है और उसके नागरिकों के उद्देश्य क्या हैं जो हमें प्राप्त कराने हैं। इस तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया, ये है। बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, रटना नहीं है चीज़ों को। अब रटने की उम्र चली गई, बच्चे रटते थे। चलिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अगर आपको मेरी इस कक्षा में जो भी कमियां लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो मैं उन पर सुधार करने की कोशिश करूँगा और फिर सुधार करके आपको आगे अपडेट करूँगा और फिर आगे की कक्षा प्रारंभ करूँगा। चलिए, अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।